जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो 1000 प्लस एमसीक्यू की जो क्लास चल रही है पॉलिटी की, ये उसकी क्लास नंबर आप देखोगे 5 है। अब तक आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम पॉलिटी वेश आप देखोगे एमसीक्यू वेश आपका रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसमें हम रिवीजन आपका कर रहे हैं एमसीक्यू वेश। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी देखने के लिए एमसीक्यू वेश रिवीजन नहीं मिलेगा। आपका बेसिक क्लियर हो गया है, फंडामेंटल आप सभी जानते हैं, आपने एडवांस भी किताब पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया है, दृष्टि की क्विक रिवीजन भी आपने पढ़ ली है, आपने क्लास नोट्स भी पढ़ लिए हैं, परंतु आपके जो है एमसीक्यू नहीं हो पा रहे हैं। आप जब टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट में भी स्कोर आपका सही नहीं आता है। कभी आपके आप देखोगे 90 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, तो कभी आपके 35 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, कभी कभी आपके आप देखोगे 50 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आ रहा है और आया है, और कई क्लासेस चल रही हैं, कई सीरीज चल रही हैं, जहां आपसे हर एक विषय पर, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, बायोलॉजी हो, और अदर जो भी आपके जीएस के पोर्शन हैं उससे रिलेटेड 1000 प्लस एमसीक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 प्लस एमसीक्यू आपको हम करवा रहे हैं। ये एमसीक्यू का हम बड़े डेप्थ में और डिटेल्स में आपसे चर्चा परिचर्चा करते हैं। आप भी अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। समय न गवाते हुए इसकी लास्ट क्लासेस में हमने जो आपसे चर्चा किया था, ये यहाँ पर हमने न्यू पार्लियामेंट का एक चित्र लिया है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा है। देखिए, हम आपको लेके चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे अटैम्प्ट किया था वो क्वेश्चन नंबर था 43 क्वेश्चन था। कितना था? 40 नहीं, 33 समथिंग क्वेश्चन था। आई होप मुझे एग्जैक्ट रिकॉल है, आपको है पता नहीं, लेकिन हाँ, ये 35 क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और जो चल रहा था, हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं पर क्वेश्चन थे। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस पोर्शन से आप देखोगे लगातार ये देखा गया है 2 से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। आपको ये बहुत ही, क्योंकि यूपीएससी में चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान आरएएस का एग्जाम हो, हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, जो भी हिंदी भाषी पीसीएस हैं जहाँ पर आपसे अगर पॉलिटी या फिर संविधान से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए क्लास बड़ी उपयोगी है। आपके लिए ये क्लास बड़ी उपयोगी है, और इसीलिए आप देखोगे ये लगातार क्लासेस आपको चल रही हैं 1000 प्लस एमसीक्यू। चलिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिएगा, आइए लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करें और सेल्फ अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपने आप को जज करें। स्टूडेंट्स, देखें कि मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरे साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जिसमें आप कंफर्टेबल हों आप उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बट करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, अनसब्सक्राइब भी करें, बट मॉक दर्शक बनकर वीडियो मत देखिएगा। जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपसे कोई 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जितना अधिक मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल, ये जो एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल है, ये आप ही के लिए, ठीक है। आइएगा, पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 32 है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? अब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भाग नहीं लिया किसमें? संविधान सभा में।
ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब सर्वप्रथम वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, संविधान सभा बनाने का निर्माण किया गया, क्योंकि आप देखोगे 9 दिसंबर, जी हाँ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, जिसमें शचीन्द्र दास सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो उस समय अंतरिम एक तरीके से संविधान सभा बनाई गई थी, और उसमें तो मुस्लिम लीग शामिल थी, जिसमें 399 मेंबर आप देखोगे थे। परंतु जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, फिर उसके बाद में जब संविधान सभा का गठन किया गया, गठन नहीं अंतरिम सरकार बनाई गई थी पुनः दोबारा, ठीक है, तो उस समय आप देखोगे मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 20 जनवरी 1947 को इसका बहिष्कार भी किया था दूसरी बैठक में। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 20 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग ने। फिर बच करके कितना रह गया था, लगभग 200 कितने थे, 92 थे या फिर 93 उसमें सदस्य रह गए थे, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर उसी में निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, और फिर आप देखोगे भारतीय संविधान सभा आगे चल के संविधान का निर्माण करी। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है और मेरी आवाज़ भी आपको ऑडिबल भी सुनाई दे रही है और क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। किसके बारे में पूछ रहा है कि सर ऐसे करैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान की है, ऐसी कौन सी हैं। 4 स्टेटमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही सुना, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप उसमें एलिमेंट मेथड का यूज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं और ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं। पहला है गणतंत्र, दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा है महिलाओं के लिए समान अधिकार, चौथा है कल्याणकारी राज्य, और पांचवा है सीमित मताधिकार। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 और 5। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, भारतीय अगर संविधान की यहाँ पर बात की जा रही है और भारतीय संविधान में आपसे कह रहे हैं कि सर गणतंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा चुना गया है, लोगों ने स्वयं कहीं ना कहीं आप देखोगे संविधान का निर्माण किया है। लोगों का मतलब यहाँ पर ये है कि जो संविधान में सदस्य थे, जो चुन कर के गए थे, वो सभी के सभी जो मेंबर हुआ करते थे, वो सभी के सभी राज्यों की विधानसभाओं से चुन कर के आए थे, लोगों ने उनको चुन के भेजा था। ठीक है, तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब जहाँ चारों में पहला है तो ये तो करेक्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जी हाँ ये आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, भारत में प्रत्यक्ष डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है, भारत में इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। आप देखोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको दुनिया भर में अगर हम देखें, ये अवधारणा स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर जनता सीधे ही शासन प्रक्रिया में भाग लेती है, कानून बनाने का निर्माण करती है, तो वहाँ पर उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, हम नहीं, हमारे द्वारा चुने गए जो एमएलए होते हैं, जो आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो जाकर के आप देखोगे विधि का विधान बनाते हैं, वो जाकर के आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जहां 2 स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर बी नहीं होगा, आपका आंसर डी नहीं होगा। तो बचा क्या, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्यों होगा, देखिएगा। तीसरा क्या ठीक है, जी हाँ तीसरा एकदम ठीक है, क्योंकि महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात की गई है। जब आप संविधान में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जी हाँ जब आप संविधान में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे समानता की बात भी की जाती है, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कार्य के अनुसार वेतन और भत्ते, समान कार्य और समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो महिलाएं हो, सभी को वोट देने का अधिकार। तो यहाँ पर कई ऐसे राइट टू प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो ये आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो स्टेटमेंट है कल्याणकारी राज्य। देखिए कल्याणकारी राज्य पूरा वेलफेयर स्टेट ही तो है, संविधान का भाग नंबर 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जिसको हम कहते हैं, जहां पर आपके संविधान के भाग नंबर 4 में और 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। पांचवा है सीमित मताधिकार। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कि सीमित मताधिकार। देखिएगा ये स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत में सीमित मताधिकार की जो बात है ये आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सीमित अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पांचवा गलत है और आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें गणतांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, वैश्विक मताधिकार, कल्याणकारी राज्य और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात भारतीय संविधान करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे घर है एक पुटबिल, तो वो भौंकना शुरू कर देता है, तो उसकी आवाज़ आपको आई होगी। ठीक है, चलिएगा मैंने उसको कर दिया है सही। देखिए क्वेश्चन क्या है 38, निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्कसंगत है। जी हाँ, आपको ऐसे कौन से तथ्य हैं जिससे लगता है कि भारत का संविधान एक क्या है, जीवंत दस्तावेज है। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। दूसरा, जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। कूट दे के रखे हैं केवल एक, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो एक ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि जीवंत दस्तावेज की जो बात की गई है, भाई ऐसा संविधान होगा जो परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की तत्कालीन जरूरतों के समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करे, अपने आप को बदलने का प्रयास करे, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करे। तो ऐसा भारत का संविधान है। एक समय तक आप देखोगे 3 तलाक, एक समय तक सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, ठीक है, ये सब क्या थे, लीगल होते थे, आज इलीगल है। महिलाओं को आप देखोगे संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ करता था एक समय तक, आज है। लिमिटेड वोट देने का अधिकार हुआ करता था, आज सभी को समान है। तो ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आज आपको संविधान बदलता हुआ दिखाई देता है। तो भारतीय संविधान, बात एकदम करेक्ट है। जीवंत प्राणी की तरह ही अनुभव से सीखता है, ये बात एकदम सही है। और इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, आपकी ठीक हो जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का या के क्या कारण है या हैं। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। ये संविधान में क्या कर रहे हैं, संशोधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब संविधान में संशोधन क्यों होगा, उसी पर आपसे पूछा गया है। पहला, संविधान का अत्यधिक लचीला होना। दूसरा, बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित हैं। तीसरा, बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम हैं। कूट दे के रखा है केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि संविधान का अत्यधिक लचीला होना। क्या भारत का संविधान अत्यधिक लचीला है? आप जरा बताइएगा, क्या भारत का संविधान अत्यधिक लचीला है कि उसमें जब चाहे तो तब बंद हो जाए और तब जाकर के आपका जो पार्लियामेंट है, सरकार है तत्कालीन, वो उसमें अमेंडमेंट करते हैं? ऐसा है क्या? नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल। तो पहला वाला आप देखोगे, क्योंकि भारत का संविधान ना तो अत्यधिक लचीला है और ना ही कठोर है, दोनों का मिश्रण है सर। तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। जहां पहला स्टेटमेंट गलत होगा तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि इन सब में एक स्टेटमेंट की बात की गई है। आपका राइट आंसर सी होगा। देख रहे हो, एलिमेंट मेथड से केवल एक से पढ़ के।
दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है कि बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने और उसकी व्याख्या करने से संबंधित होते हैं, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। क्योंकि समय रहते हुए आप सभी वाकिफ हैं और इन सब के साथ साथ बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम भी दिखाई देते हैं, जो कि स्पष्ट है। क्योंकि आप देखोगे कई ऐसे मूल संविधान में संशोधन किए गए, जैसे दल बदल विरोधी कानून लाया गया वर्ष आप देखोगे 52वां और 91वां संविधान संशोधन से। स्थानीय स्वशासन, जिसमें आप कहते हैं पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी नगर निगम, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। मताधिकार की जो आयु थी 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप देखोगे कितना कर दिया गया था, 61वें संविधान संशोधन से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने संशोधन। राजनीतिक सर्वसम्मति से होने वाले संशोधन क्या थे, आप देखोगे संविधान का अनुच्छेद 74(1) कहता है मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होगी, बाध्यकारी बनाने की बात की गई। 42वां 44वां संविधान इस बात को व्याख्या करता है। लोकसभा में और विधानसभा में SC और ST और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात करता है, ये कुछ ऐसे राजनीतिक संशोधन है। तो दोनों आप देखोगे पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो किस पे का डायरेक्ट है, संविधान को बेस करके क्वेश्चन बना दिया गया है। अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, समय के आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, असंवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्या हो सकती है। तीसरा, भारतीय संविधान में कठोर तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। चौथा, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से दिया होगा। चलिए आइए आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए एलिमेंट मेथड यूज करें और आंसर चुटकियों में आप ले लेंगे। देखिए पहला, ये कह रहे हैं समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मैंने आपको कहा है जहां पर ऐसा वर्ड दे सकता है तो लगभग 90% आप देखोगे 95% जो क्वेश्चन होता है वो राइट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट राइट होता है। जहां पर सकते वाले वर्ड है ना, संभावना को दर्शाता है, तो वो हो सकता है, मतलब राइट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। समय के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन हुए जो मैंने अभी आपको दिखाया। लास्ट क्वेश्चन में संशोधन की बात करी, चाहे वो 73वां हो, 74वां हो, 52वां, 91वां, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, 69 71वां, 61वां, कई ऐसे संविधान संशोधन मैंने आपको गिनाए। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, ये भी बात एकदम क्या है आपकी करेक्ट है। तीसरा भी आपका करेक्ट है कि संविधान में कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है, मतलब भारत का संविधान कठोर भी है। कठोर कैसे कि भारत की पार्लियामेंट बिना राज्यों की सहमति से, जब तक आप देखोगे राज्य भारत के 1/2 से 1/2 राज्य जब तक आप देखोगे जो विधानसभाएं हैं पारित नहीं कर देंगे विधेयक को, तब तक आपका संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कठोर है और लचीला दोनों का प्रावधान है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि काल समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को फोल्ड करता रहता है, उस तरीके से काम करता रहता है, और एक विस्तृत दस्तावेज भी भारतीय संविधान देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। ठीक है, क्या सर भारतीय संविधान के विषय में बात पूछा गया है। अब सही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। बी, यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। सी, यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। डी, उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शंस क्या कहता है, ये कह रहा है कि यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि संविधान को अंगीकार करने का प्रमुख जो कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है।
और इन सब के अलावा क्योंकि सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र का साधन प्रदान भी आपका संविधान करता है। ऐसी शक्ति नहीं दी जाती है सरकार को कि जो चाहे वो कर सके। ये संविधान उसको लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। ये आपने इस चीज़ को जाना होगा और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बना दिए। बी में पूछा गया था कि यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र साधन उपलब्ध कराता है। ये भी बात आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक। सी है यह समाज के कमज़ोर वर्गों को उनका उचित व हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी बात आपकी क्या है, ठीक हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर दे के रखा है डी सर, ये उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 44वां 44। ये कह रहे हैं संघीय प्राणी का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। मतलब कि संघीय प्रणाली का ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, बी परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, सी संविधान की सर्वोच्चता और डी संविधान के निर्वाचन में न्यायपालिका का प्रति अधिकार। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को, जहां पर ऑप्शंस पहला है, ये कह रहे हैं दोहरी नागरिकता। क्या भारतीय संविधान के अंदर डबल सिटीजनशिप की बात की गई है? तो आप कहोगे जी नहीं महोदय, डबल सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 आर्टिकल आप देखोगे 5 से 11 तक संविधान में नागरिकता की बात की गई है, जो कि स्विट्जरलैंड से है और ली गई है इंग्लैंड से, सॉरी, और जिसमें सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। तो सर डबल नागरिकता कहाँ पर है? तो डबल नागरिकता जो आपकी हो जाएगी ये यूएसए में आपको मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। वहाँ पर अगर आप कैलिफोर्निया के मेंबर हैं, अगर आप कैलिफोर्निया, जैसे अगर भारत की बात कर लें, अगर भारत में आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, भारत में भारत की नागरिकता लेनी होती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। आप अगर कैलिफोर्निया के हैं, वाशिंगटन डीसी के हैं या भी अन्य कोई स्टेट के हैं, तो आपको वाशिंगटन डीसी की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ यूएसए की, अमेरिका की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत एक को फेडरल सिस्टम व्यवस्था को फॉलो करता है और अमेरिका फेडरल सिस्टम व्यवस्था को। ठीक है। और बाकी का जो आपका बी है और सी है और डी है, ये सभी है। लेकिन आपसे क्या पूछा था? राजनीतिक प्रणाली नहीं है, कैसी? संघीय प्रणाली में। तो भारत में आप देखोगे डबल सिटीजनशिप नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 45 नंबर, 45वें नंबर पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है आधारभूत मतलब बेस, मतलब कि आप कहोगे बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी परिसंघवाद, डी संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्वाहित शक्ति। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आइए देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर आपको आप देखोगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, निर्विवाद शक्ति। ऐसा नहीं है सर, लिमिटेड कर सकता है। मतलब कि अगर आप देखोगे संसद, भारत की पार्लियामेंट संसद, अगर भारत में भारतीय संविधान में संशोधन करती है तो उस पर रिट्रैक्शन लगाने का काम, उसको जज करने का काम, उसको रिव्यू करने का काम भारत की सुप्रीम कोर्ट करती है। वर्ष आप देखोगे 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में ही 13 जजेस की बेंच, जो कि भारत के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक साबित की गई है, उसमें इस बात को डिसाइड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर। फिर मुद्दा उठा कि इसको कौन डिसाइड करेगा। संविधान के अंदर कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है मूल संरचना के बारे में, बल्कि आप देखोगे जुडिशरी सिस्टम इस बात को डिसाइड करता है, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार अगर कोई है तो वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे पार्लियामेंट की शक्ति पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम आप देखोगे कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। तो निर्विवादित आप देखोगे
जो निर्विवाद शक्ति नहीं है, लिमिटेड आपको दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिटेड आपकी है शक्ति। जैसे आप फंडामेंटल में राइट्स में ऐसा नहीं है कि आप तो चुनाव ही नहीं करवाएंगे, आप फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, ये सब थोड़ा ही नहीं कर सकते आप। अगर आप सत्ता में भी हैं तो आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा था ना बेश, आधारभूत, मूल अधिकार, ये तो सर होता ही है, आप सभी जानते हैं। उसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिसंघवाद, ये सारी चीज़ें तो इसके अंतर्गत आती हैं ही। और उसके अलावा पंथ निरपेक्ष स्वतंत्रता, मूल अधिकार, संप्रभुता, संसदीय प्राणी सरकार, परिसंघ आदि, ये सभी संविधान की आधारभूत विशेषताओं में से एक रखी गई है। ठीक है, संसद को आप देखोगे सीमित शक्ति दी गई है आधारभूत ढांचे के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 47। देखिए 47 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट देके रखे हैं। देखिए, पहला, नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। दूसरा, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर है? आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपसे नोट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बड़े ही सरल वे में बताया है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। अगर आपने अभी तक के सेशन को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना है तब, ठीक है, आप इसकी बात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आइए, आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा, एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट है कि ये कहा कि नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषता है। ये बात एकदम सही है। भारतीय संविधान में आप देखोगे नम्यता अनम्यता की चर्चा की गई है, वहां पर मिश्रण दस्तावेज को दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक नहीं करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है। किसको शक्ति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह क्या करेगी, भारतीय संविधान का संरक्षण करने का काम करेगी। ठीक, अंतिम व्याख्याकार जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी, इसके सिवा कोई और नहीं होगा। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में जो निर्धारित करने का प्रयास किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को मिला है, ना कि किसी और, संसद को भी नहीं सर। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उस पर रिट्रैक्शन लगाने का काम आपकी सुप्रीम कोर्ट करती है, राष्ट्रपति को नहीं है। तो इसलिए दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। आपसे पूछा था गलत, सही नहीं है, तो आप देखोगे पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइए, वीडियो कैसा लग रहा है क्लास आपको बताते चलिएगा, बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। देखिए 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देके रखें। पहला, निम्नलिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषता। नंबर 2 है कि भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर है, मतलब आपसे पूछ रहा है गलत। ठीक है, आइए, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 नंबर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, 48 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि लिखित संविधान की सर्वोच्चता, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान के मुख्य क्या है, विशेषताएं हैं। बात एकदम क्या हो जाती है, सही हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावनात्मक में संघात्मक के रूप में देखा जाता है। ये गलत है। और पहली बात, ये उल्टी डेफिनेशन लिख दी है। भारतीय संविधान को स्वरूप में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक दिखता है, क्योंकि अधिकतर शक्तियां आप देखोगे फाइनली केंद्र के पास पहुंचती हैं, सेंट्रल के पास पहुंचती हैं, राज्य जो आपकी केंद्र सरकार है, संघ की सरकार है, उसके पास पहुंचती है, दिल्ली की सरकार के पास पहुंच जाती है। तो इसमें जो करेक्ट है, सही नहीं पूछा है ना, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
पहली बात, यहाँ तक चीजें के लिए रुकी, यहाँ तक चीजें के लिए रुकी। और संविधान की विशेषताओं में आप देखोगे तो दो सरकारें मिलती हैं आपको, केंद्र में और राज्यों में। केंद्र में आपको भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे, राज्य में आपको राज्य के मुख्यमंत्री मिलेंगे, ठीक है। लेकिन संविधान है सर, संविधान की कठोरता है, संविधान की सर्वोच्चता है और शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय व्यवस्था है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल और आवाज वॉइस ऑडिबल हो रही होगी। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? किसके भाग हैं? मूल संरचना मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है कल्याणकारी राज्य, तीसरा है न्याय तक प्रभावी पहुंच और चौथा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिएगा पूछा क्या गया था आपसे, मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने कई बार अब तक आपको बता चुका हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, मुझे नहीं लगता कि अब उस पर समय गंवाना अनुचित होगा। आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में संसदीय प्रणाली की सरकार की बात की गई है, बात एकदम ठीक है। कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी संविधान के भाग नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा है, बिल्कुल एकदम ठीक है। न्याय तक प्रभावी पहुंच, बिल्कुल सही बात है, सभी तक न्याय तक पहुंच होनी चाहिए, सभी तक वहां पर पहुंच सकें। डीपीएसपी आप देखोगे इसकी चर्चा करता है, आर्टिकल चाहे 38 हो, ठीक है। संविधान का आप देखोगे धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये शब्द पहले नहीं था भारतीय संविधान में। 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसको एड ऑन किया गया। प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को जो थे उनको एड ऑन किया गया, जहां पर सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को शामिल किया गया था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव जैसे इंडिया का है, निगेटिव जैसे फ्रांस का है। फ्रांस में क्या है कि आप देखोगे स्टेट ये है और रिलीजियस ये है, दोनों ने अपनी पीठ एक दूसरे की तरफ करके रखी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बीच में दीवार है कि स्टेट इधर रहेगा और रिलीजियस इधर रहेगा। स्टेट कभी भी रिलीजियस पर कोई अमेंडमेंट, कोई कानून, कोई विधि कोई लीगल नहीं बनाएगा, ठीक है। जबकि भारत में आप देखोगे, भारत में पॉजिटिव है, ये स्टेट होगा तो ये आप देखोगे रिलीजन होगा। इसका भी आप देखोगे मुख इधर है, ठीक है, ये इसकी तरफ देखेगा और ये इसकी तरफ देखेगा। मतलब कि अगर कुछ ऐसा होगा तो भारतीय संविधान मतलब स्टेट इस पर क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, तीन प्रथा हो और उसके साथ साथ 3 तलाक का मुद्दा हो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, एजुकेशन का राइट्स हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ठीक है। तो ऐसे कई जगह पर ये चीजों को रखता है, ठीक है। तो ये भी बात आपकी क्या है, ये ठीक हो जाती है। संविधान का आप देखोगे धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, ये बात ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय जो संविधान है, क्योंकि भारत में आप देखोगे रिलीजियन बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी संविधान के नीचे काम करते हैं। सबसे ऊपर संविधान है, इसके नीचे सब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें चारों बातें एकदम ठीक हो जाती है, ठीक है, चारों बातें एकदम ठीक हो जाती है। हालांकि मूल संरचना को अगर आप देखोगे वर्तमान स्थिति में संविधान के अनुच्छेद, संविधान का एक आर्टिकल है, अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूं, संविधान का आर्टिकल 368, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, 368 के तहत ही संसद संविधान में संशोधन करती है, परंतु मूल संरचना में ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिससे मूल संरचना प्रभावित हो। जिसको लेकर के केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में मूल संरचना 13 जजेस की बेंच में निर्धारित की गई थी। अब इसमें कोई संविधान के अंदर व्याख्या नहीं की गई है कि मूल संरचना ये होगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट समय रहते हुए आप देखोगे अपने न्यायिक निर्णयों में इस बात की व्याख्याकार है और इस बात की व्याख्या करती रहती है कि कौन मूल संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग होगा या नहीं। तो इन्हीं में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष चरित्र है, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्राणी, विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य और मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक के बीच में जो सामंजस्य है और न्याय तक प्रभावी पहुंच है, ठीक है, ये चीजें रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं विभिन्न स्रोतों से ली गई
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब कहाँ से ली गई है, कौन सी विशेषताएं हैं, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जिस स्टूडेंट्स ने अभी जो लास्ट क्लासेस से पहली हुई है, ठीक है, इसकी एक क्लास हो गई है पॉलिटी की, वैसे ये चौथे या 5वें नंबर की क्लास है, परंतु इससे पहले इसकी क्लास हो चुकी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान की मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइलेंस इट्स, उसकी जो फीचर हैं, विशेषता है, उस पर ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है वाइमर संविधान, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं अभी कंफ्यूजनेस दूर कर दूंगा। तीसरा है, राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं पूछा है, आपसे गलत पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने स्तर पर भी आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ें या मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखते हैं, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है प्यारे बच्चे। आइए अब देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर संविधान की विशेषताओं के बारे में इसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है कि नहीं, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है आपके 53 में। देखिए, पहले स्टेटमेंट को देखिएगा, ये कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ज्वाइंट सेशन कहते हैं सर, संयुक्त बैठक। संविधान के आर्टिकल आप देखोगे 105 में है या 108 में है, बताइएगा कौन से आर्टिकल्स में चर्चा की गई है। पहले तो ये बता के मुझे दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। जो संविधान का आर्टिकल 108 है, इस बात की चर्चा करता है आपका कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, बट विषय ये उठता है कि सर ये जो ज्वाइंट सेशन होगा ये किन विषयों पर आएगा। ये ध्यान रखना, कभी भी संविधान संशोधन के विषय पर, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उस पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। जो ऑर्डिनरी विल होता है, ऑर्डिनरी विल जो होता है, साधारण विधेयक जो होता है, उस पर आता है, मनी विल पर नहीं होती है, ठीक है। तो साधारण विधेयक पर इसको रखा जाता है खास तौर पर। और ये कौन बुलाते हैं सर? ये जो आप देखोगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रोविजन किसकी शक्ति है? ये पावर आपके प्रेसिडेंट्स की है, ठीक है, राष्ट्रपति की है। जहां उनका मन चाहेगा वहां पर बुलाएंगे। उनका मन है कि राष्ट्रपति हाउस में, भवन में बुलाना है तो वहीं पर, प्राइम मिनिस्टर भवन में तो वहीं पर, भारत की संसद में तो वहीं पर, गोवा वाले बीच पे तो वहीं पर, जहां उनका मन चाहेगा, जहां पर उनको उचित लगेगा वहां पर वो बुलाएंगे। फिर विषय उठता है कि सर जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है इसकी जो चेयरपर्सन होते हैं, मतलब कि अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा है सर, उसके जो स्पीकर महोदय हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्पीकर महोदय क्या करते हैं, लोकसभा के इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो ज्वाइंट सेशन होगा उसका कितना होना चाहिए? 1/10। उसका कोलम आप देखोगे, जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए 1/10। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पहला वाला स्टेटमेंट है आपका गलत। इन्होंने कहा है कि यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका इसको रखा गया है, ठीक है। ये जो दूसरी बात की जा रही है आपके यहाँ पर कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बाइमर, ठीक है, बाइमर संविधान। ये बाइमर आपने किसी कंट्री का नाम सुना होगा। देखिए, इतिहास के पन्नों में बाइमर एक कंट्री को कहते हैं जिसका नाम है वाइमर। जो देखने के लिए आपको मिलेगा, अगर हम देखें तो वाइमर कहते हैं आपके जर्मनी को। किसको कहते हैं? जर्मनी को वाइमर कहते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वहां से नहीं ली गई है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो वाइमर तो कहते हैं जर्मनी को, लेकिन संविधान में संशोधन ये है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, आपने सही सुना, साउथ अफ्रीका। तो ये भी क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, मतलब कि आंसर आपका, ये पूछ रहे हैं ना, सही नहीं है, तो मतलब कि डी तो हो गई, और आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, ये कह रहे थे राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। आप देखोगे ये भी बात एकदम आपकी क्या है? गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल है, जिसको आप गवर्नर महोदय कहते हैं, इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो अमेरिका से नहीं, वो आपको ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, मतलब कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है उसके माध्यम से ली गई है, ठीक है, उसके माध्यम से इसको रखा गया है।
तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं आपके गलत हो जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर क्या होगा, सही नहीं पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। ये कह रहे हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक प्रणाली पूछ ली है आपसे, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है, पहला, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा, भारत ने पूर्ण, इसको कह रहे हैं पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपना लिया है। तीसरा है, यहाँ संविधान को सर्वोच्च समझा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, अन्यथा मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट को जानते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये कह रहे हैं कि भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ये बात एकदम ठीक है, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। संविधान का एक आर्टिकल है, आप देखोगे 79। ये आर्टिकल कहता है कि भारत में एक संसद होगी। पहले तो लुटियन वाले कॉन्सेप्ट पर बनाई गई थी, जो पुरानी पार्लियामेंट अब तो नहीं बनी है। और इसमें कहा गया इसके 2 सदन होंगे, एक होगा लोकसभा जिसको निम्न सदन कहेंगे, एक होगा राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा की चर्चा की जाती है, ठीक है। परंतु इस बात को रखा गया कि इसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। तो आपकी जो संसद किससे मिलकर बनी है? 3 से, भारत के राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या हो जाती है, एकदम करेक्ट हो जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो वो हमने ली है ब्रिटिश से, ये भी बात आपकी ठीक है। परंतु हमने पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण नहीं अपनाया हमने, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ब्रिटिश की जो पूर्ण संसद अपनी है, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक है। कहां पर है? ब्रिटेन की अगर हम बात कर लो तो ब्रिटेन में एकात्मक संसदीय व्यवस्था है। कैसी है? एकात्मक। और भारत में कैसी है? संघात्मक। कैसी? परिसंघात्मक। दोनों में अंतर है सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ब्रिटेन में राजतंत्र है और भारत में गणतंत्र है। ब्रिटेन के विपरीत हमारा संविधान लिखित संविधान है और उनका अलिखित संविधान है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें? गलत हो जाएगा, पहला सही है। जहां आपका 2 है उसको कट कर देंगे। देखिए, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। हो गया कि नहीं? तीसरा स्टेटमेंट पढ़े नहीं है, आंसर मिल गया है 1 और 3, मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जहां संविधान की सर्वोच्चता समझा गया, बिल्कुल भारत में संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई भी विधि और विधान नहीं है, भारत में सबसे ऊंचा संविधान है। इट्स क्लियर या नो? तो आपका पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के, ध्यान रखना, सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय, आय परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान प्राप्त कराना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद, समझना, समाजवाद, सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं, को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि समाजवाद को परिभाषित पहली बात तो संविधान के अंदर नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात और प्रतिष्ठा व अवसर की समानता दिलाने का संकल्प का उल्लेखित किया गया है, जिसको मूल बेसिक स्ट्रक्चर ये भी नहीं होता था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको ऐड ऑन किया गया। तो पहला क्या है आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये जो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक है, ये आपको समानता नहीं है सर, सामाजिक, ये जस्टिस है सर, सामाजिक न्याय है सर आपका। आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, ये न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त कराना ही तो क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। समाजवाद वह स्ट्रक्चर होता है जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन समाज को केंद्र में रख करके किया गया, किसी भौतिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसको सामाजिकवादी, समाजवादी व्यवस्था, सोशलिज्म के अंतर्गत करने का प्रयास किया जाता है। यहां पर उत्पादक वर्ग प्रॉफिट को ध्यान में रखकर, अपने लाभ को ध्यान में रख करके उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह सामाजिक परिस्थितियों, समाज की जरूरतों, समाज के अनुकूल और समाज को केंद्र में रख करके किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने का प्रयास करता है। इसी को समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इट्स क्लियर है ना? तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट्स इसमें गलत है, ठीक है, और ए और दो होने के नहीं है, मतलब सी भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आपका, केवल दो। यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समाजवाद सब समझ में आया कब जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 56 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? मतलब कि आपसे पूछा गया भारत की संघीय व्यवस्था पर क्वेश्चन बनाए, ठीक है। इसमें 5 स्टेटमेंट है। पहला, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा, एकीकृत न्यायपालिका। तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। और पांचवा, द्विसदनीय व्यवस्था। कूट देके रखे हैं केवल 1, 4 और 5 बी, केवल 2, 3 और 4 सी, केवल 1, 2, 4 और 5 डी, 1, 2, 3, 4 और 5। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था की बात की गई है। संघीय व्यवस्था से आशय जो आपकी, आप देखोगे सेंट्रलिस्ट सिस्टम जो है उससे स्पष्टता इस बात को परिभाषित करेगा जहां पर राज्य और कहीं ना कहीं आपकी सरकार, मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध थोड़े से स्पष्ट रहे। जहां पर अगर केंद्र की सरकार कोई कानून बनाती है, विधि का विधान बनाती है, तो राज्यों की शक्ति को भी रेखांकित करने का प्रयास करती है। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं वो एकात्मक की तरफ चली जाए और अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास करे और शक्तिशाली यहां पर केंद्र की सरकार बन जाए। ऐसे स्टेटमेंट को देखिएगा। पहला, शक्तियों का पृथक्करण, ये बात ठीक है, ये आपकी संघीय सरकार की व्यवस्था की बात करता है। वन से रिलेटेड आप देखोगे, जल से रिलेटेड राज्य को शक्ति होती है, जेल से पुलिस से रिलेटेड राज्य को शक्ति होती है, केंद्र को शक्ति होती है। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब से है कि नहीं भाई? देखो टैक्स से भी, टैक्स केंद्र का भी है, राज्यों का भी है। शिक्षा व्यवस्था केंद्र की भी है, राज्य की भी है। वन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्यों को भी है। न्यायिक व्यवस्था केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इट्स क्लियर है नो? तो पहली वाली बात एकदम ठीक है, ये संघीय व्यवस्था की बात करता है। एकीकृत न्यायपालिका, जरा समझना, एकीकृत जो न्यायपालिका है ये रेखांकित कर रही है कि एकीकृत व्यवस्था को, ना कि संघीय व्यवस्था को। और एकीकृत न्यायपालिका क्यों कही जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा ये हमारे यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था का सिस्टम है। यहाँ पर होती है आपकी सबसे टॉप पर होती है सुप्रीम कोर्ट, सही सुने। उसके बाद में होती है हाई कोर्ट, उसके बाद में होती है सबसे नीचे लोअर कोर्ट। आपका कोई मुकदमा मान लीजिए लोअर कोर्ट में है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के जस्टिस क्या कर सकते हैं? लोअर कोर्ट के न्यायाधीश को चुनौती दे सकते हैं, खत्म। उसके बाद हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आपको हाई कोर्ट के जस्टिस के न्याय के निर्णयों को फिनिश कर सकते हैं, खत्म। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र के साथ साथ ये एकात्मक व्यवस्था को भी एकीकृत करने का प्रयास करती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर, आप देखोगे जो आपका लोअर कोर्ट है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट है, उसके निर्णयों को भी डिस्क्वालीफाई कर देती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आप देख रहे हैं, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है राज्यपाल की नियुक्ति। जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, संविधान के आर्टिकल्स 154 और 55, 56 में, 52 में इस बात की चर्चा की गई है, ठीक है, कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होगा, हर एक राज्य का नहीं, राज्य का राज्यपाल होगा।
और ये राज्यपाल कहाँ से नियुक्त होता है सर? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को रिकमेंड कौन करता है सर? वो रिकमेंड करती है आपकी मंत्रिपरिषद, संविधान के आर्टिकल 74 का क्लॉज नंबर पहला, ठीक है, 74, जिसमें बाध्यकारी है। अच्छा, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका एक अध्यक्ष होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो किसके द्वारा चुन के आता है? केंद्र सरकार के। तो ये तो एकात्मक व्यवस्था को साबित करता है ना, यहाँ पर राज्य की कोई थोड़ा ही नहीं चलती है, क्योंकि राज्यपाल किस स्टेट का आएगा, किसका नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की क्या है? गवर्नर है, ठीक है, राज्यपाल है। रहने वाली गुजरात की है, भारत का एक विशिष्ट भाग है गुजरात है, सभी को प्यार है उस गुजरात से जहाँ से महात्मा गांधी जी बिलोंग करते थे, बापू जी, जिन्होंने देश को आज़ादी करवाने में, खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पर सोच, तो ये एकात्मक व्यवस्था की तरफ जाता है। तो जहां पर आपका 3 है उसको कट करो पहले, तो आंसर आपका बी नहीं होगा महोदय, आंसर आपका डी नहीं होगा महोदय। यहाँ पर है संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है, और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी आपकी संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। तो पहला तो आपका करेक्ट होगा, पांचवा आपका करेक्ट होगा, और चौथा आपका करेक्ट होगा, परंतु दूसरे की अगर हम बात कर लें, जहां पर एकात्मक व्यवस्था की बात की गई है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की बात की गई है, वो आपको कंफ्यूज करता है, और यही क्या है? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आपका दूसरा भी गलत है। और जैसे ही आपको पता चला था कि आपका दूसरा सही नहीं है, बस आप इसका आंसर निकाल ले जाते, मतलब कि आपका राइट आंसर आप देखोगे बी नहीं होता, सी नहीं होता और डी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे के रखा है, जबकि दूसरा आपका गलत है। तो राइट आंसर 1 और 4 5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जान लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 57, मतलब 57। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर है संविधान की विशेषताएं और यहां पर है स्रोत। अब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है विधि का शासन अमेरिकी संविधान, दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान, तीसरा है सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, चौथा है समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान, पांचवा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान। उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 3 4 और 5, बी केवल 2 3 4 और 5, सी केवल 1 2 3 और 4, डी 1 2 3 4 और 5। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताइएगा क्या है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? सुमेलित पूछा गया है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं विधि का शासन। सर ये जो विधि के शासन की बात की गई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है, ठीक है, ये आपके यूके में है, ना कि यूएसए में, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जहां एक है उसको कट कर दो, मतलब कि आंसर सी नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा। क्लियर? दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, ये कह रहे हैं कनाडाई संविधान। नहीं सर, ये कनाडा के संविधान से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो चुनावी शक्ति के रूप में जो रखा गया है, आप देखोगे ये अमेरिकी संविधान को रेखांकित करने का प्रयास करता है, ठीक है कि नहीं? राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं जो रखी गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो दूसरा भी गलत है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से है, समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से है, और आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से है। तो तीसरा चौथा पांचवा सही है, पहला दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कथन कारण से रिलेटेड। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कथन कारण से। देखिए 59 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कथन एक कहता है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के विवेकपूर्ण मिश्रण का प्रारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि कारण है आर, न ही यह अमेरिकी संविधान की तरह है जहां संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और न ही ब्रिटिश संविधान की तरह है जहां किसी भी सामान्य विधि की भांति संविधान में संशोधन होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। देखिए सर, ये कह रहे हैं कथन में इन्होंने जो बात कही थी, ये कह रहे थे आपसे कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के विवेकपूर्ण मिश्रण का प्रारूप प्रस्तुत करता है। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि न ही यह अमेरिकी संविधान की तरह है जहां संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और न ही ब्रिटिश संविधान की तरह जहां किसी भी सामान्य विधि की भांति संविधान में संशोधन होता है। ये दोनों बातें ठीक है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60, मतलब 60 नंबर। इसमें पूछा गया है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, संविधान में फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। देखो यहाँ पर क्या एक शब्द है, फेडरेशन। ठीक है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धारणा के विपरीत इसमें से धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है। ठीक है, आपसे राइट पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, देखिए पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें जो चर्चा की गई है, पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखें, ये कह रहे हैं फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। कहाँ पर, भारतीय संविधान में। ठीक है, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है सर, क्योंकि पहली बात तो भारतीय जो संविधान आप देखोगे, जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर आप संविधान के आर्टिकल नंबर अगर आप देखें, आर्टिकल नंबर अगर आप 1 पढ़ते हैं 1, वहां पर ठीक है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इट्स क्लियर, यू नो। आर्टिकल 1, डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, संविधान का भाग नंबर पहला पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा स्पष्ट से विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर है। तो बार बार शब्द नहीं है, यहाँ पर यूनियन शब्द को हमने लिया है, ये भी ध्यान रखना। भारत में कहीं भी केंद्र शब्द का वर्णन नहीं, ये भी ध्यान में रखना। संघ वर्ड का जो संघ शब्द है उसकी चर्चा भारतीय संविधान में है, ना कि केंद्र की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा को शामिल किया गया, ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब कि कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, और मैं इसका पिछले क्वेश्चनों में आपसे इसी क्लासेस में बड़े विस्तार से जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वर्ड क्या है उसके बारे में मोटा मोटा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूँ। मेंस से तो इसकी डेप्थ से चर्चा होती है जब आप फाउंडेशन क्लासेस करते हैं तो वहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये सूची 1 सूची 2 वाला क्वेश्चन है ना, ये है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा था आपसे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 61वें नंबर पर सूची 1 यहाँ पर देके रखी है, और फिर सूची आपकी 2 यहाँ देके रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ABC दे के रखा है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पहले का दूसरा इस तरीके से देखो। ए में कह रहे हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, बी कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, सी में कहा गया है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक, और डी में कहा गया है संविधान का हस्तलेखन। पहला स्टेटमेंट दे रहा है ये जो 1 में कह रहे हैं 24 जनवरी 1950। ठीक है, दूसरा है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, तीसरे में दे के रखा है 9 दिसंबर 1946, और चौथे में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, आप भी इसका राइट आंसर बताइएगा। ऐसे बता दीजिएगा सर, पहले का दूसरा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को बड़े अच्छे से समझते हैं, और ये क्वेश्चन चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, और चाहे आपका बीपीएससी हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान आरएएस का एग्जाम हो, ठीक है, जो भी स्टेट पीसीएस है वो हो। ठीक है, और आरओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा जरा क्या पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, देखिए
ये कह रहे हैं एक में कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मतलब कि बी का होना चाहिए आपका 4, बी का क्या होगा? चौथा आपका देखने के लिए मिलेगा, तो बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुई थी ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, इसका हो जाएगा सी का तीसरा। संविधान का हस्तलेखन क्या था? प्रेम बिहारी नारायण राजदाने, ठीक है, और डी का हो जाएगा दूसरा। संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ए का हो जाएगा पहला। तो 1 4 3 2 जहां पर होगा 1 4 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 4 3 2, ठीक है। किसमें दे के रखा है? तो देखेंगे आप, ये जो दे के रखा है 1 4 3 2, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा 62 नंबर का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 62 नंबर में थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है। आइए 1 सेकेंड रुकिएगा क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा फ्रेमिंग है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर लचीलेपन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लचीलेपन की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? लचीलेपन की बात की गई है। अब 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, संविधान के अनेक प्रावधानों को संसद के साधारण या फिर विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, संविधान में संशोधन करने की पहल की शक्ति सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडलों को। तीसरा, यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है तो उसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जा सकता है। कूट दे के रखे हैं केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, क्योंकि लचीलेपन को स्पष्ट रूप से आपसे पूछा जा रहा है और पहला स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि संविधान के अनेक प्रावधानों को संसद के साधारण या फिर विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये वाली बात एकदम ठीक है, क्योंकि आपको साधारण, क्योंकि संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन को राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना कठोरता का लक्षण होता है, ठीक, और इसके लचीलेपन का नहीं। क्योंकि संविधान में संशोधन करने की पहल सिर्फ संसद को दी गई है, ना कि राज्य विधानमंडलों को। ये भी बात आपकी ठीक है, केवल संसद ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, राज्य के विधानमंडल नहीं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है तो उसे राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर संघीय ढांचे से है तो उसको भेजा जाएगा, नहीं सर, ये मैंडेटरी नहीं, एकदम नहीं है। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, मतलब कि 3 गलत है तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो फिर बचा क्या? आंसर ए होगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों, मतलब 1 और 2। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित मूलभूत विशेषताओं पर विचार कीजिए। किस पर? मूलभूत विशेषताओं पर, ठीक है। और 4 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान का संघीय चरित्र। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। चौथा, कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय। उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन संविधान की मूल संरचना के तत्व या फिर घटक या अवयव हैं? ठीक है, ये पूछा गया है मूल संरचना। इट्स क्लियर है नो? आइए, ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है सर। यहाँ पर मूलभूत विशेषताएं, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बता दिया है, इसका आंसर आप दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो देंगे, इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। मैंने कई बार केश बनाम भारतीय बनाम केरल बता दिया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसी क्लासेस में बता दिया है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है 63 में, क्योंकि मूल विशेषताएं आपसे पूछी हैं, मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको बता दीजिए राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 63 का, आप बताइएगा आंसर। फिर से क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया है कूट सुमेलित वाला। ठीक है, एलिमेंट मेथड पर इस पर काम करते हैं। देखिए, आइए एक एक करके बात करेंगे और आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या पूछा गया, पहली बात तो इसको समझते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 64 में कि भारतीय संविधान ने अनेक अन्य देशों के संविधानों से प्रमुख विशेषताओं को स्वीकार किया है। बात एकदम ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये बात एकदम सत्य है। भारतीय संविधान ने कई ऐसी विशेषताओं को हमने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, स्वीकार किया है। ठीक है, इसमें कोई दोरागिरा नहीं है। यहाँ पर है संवैधानिक विशेषताएं। ठीक है, और यहाँ पर देके रखे हैं देश। इट्स क्लियर है नो। और यहाँ पर ऑप्शंस ए में कह रहे हैं पहले में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, दूसरे में आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, सी में कहा गया है एकल नागरिकता, और डी में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक में कह रहे हैं जर्मनी, दूसरे में यूएसए, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया और चौथे में ब्रिटेन। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपको पता है, नहीं जानते छोड़ दीजिएगा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है, नहीं जानते छोड़ दीजिएगा। लेकिन एकल नागरिकता आपको आई होप पता होगा, इंग्लैंड से ली गई है, तो आप कहोगे सर ब्रिटेन, तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मैंने इसी क्लासेस में आपसे चर्चा की है। ठीक है, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसका हो जाएगा डी का तीसरा। अब देखिए सी का चौथा और डी का तीसरा किस किस स्टेटमेंट में, उस पर चलते हैं। ठीक है, सी का चौथा, डी का तीसरा। देखिएगा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब कहाँ पर है सी का चौथा और डी का तीसरा, ये है। मतलब कि आंसर हो गया आपका बी। क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी। मतलब कि ए का दूसरा और बी का पहला भी होगा। मतलब क्या है, आइए इसको भी समझा देते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर ली गई है, ये आपके अमेरिकी संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों की जो बात की गई है, क्योंकि इमरजेंसी जो प्रोविज़न है ये जर्मनी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो वहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न है, मूल अधिकार है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद, जब आप देखते हैं 356, ठीक है, एक पढ़ते हैं 358 और एक पढ़ते हैं 359, दोनों में अंतर है, समझना। 358 आप देखोगे आपके 1900 छोड़ करके सभी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, परंतु 59 में क्या है, 20 और 21 को छोड़कर सभी को करता है। इट्स क्लियर है नो, तो इसको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 मतलब 66 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। ठीक है, दार्शनिक हिस्सा कहाँ से आता है, इसको पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आयरिश संविधान से, बी अमेरिकी संविधान से, सी ब्रिटिश संविधान से, डी आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शंस बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर दार्शनिक हिस्से की बात की गई है, मतलब कि ऐसे प्रोविज़न जो कि दर्शन को, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित करने का अगर प्रयास करते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि आप देखोगे आयरिश संविधान और ब्रिटिश अमेरिकी संविधान से इसको रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का अध्ययन करने के बाद इसको तैयार किया गया और इसी दिशा में दुनिया के लगभग सभी संविधानों से प्रेरित दिखता है। भारत के संविधान की संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से व्याख्यात मिलेगा। किससे मिलेगा, 1935 से मिलेगा। ये भी बात एकदम करेक्ट हो जाती है। ठीक है, 1935 से आपको मिलेगा। और भारतीय संविधान के राजनीतिक हिस्सा एक संघीय सरकार ब्रिटिश की संविधान से लिया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा जैसे मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आप देखोगे दार्शनिक हिस्से में अगर आप देखें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स, आप इसकी बात करते हैं, आप डीपीएसपी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग नंबर 3 आर्टिकल, ठीक है, 12 से 35 तक इसकी चर्चा है। डीपीएसपी संविधान के भाग नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। और अमेरिकी आयरिश संविधान से इनको प्रेरित किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। देखिए क्या पूछे हैं। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, मतलब कि ये कहाँ से ली गई है। एकल सिंगल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से, बी फ्रांस के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी ब्रिटेन के संविधान से। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, और बड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं ये सभी इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास देख रहे हैं वो भी बताएं, जो बाद में देख रहे हैं वो भी बताएं। संविधान के भाग नंबर 2 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल आप देखोगे 5 से 11 तक इसकी चर्चा है, ठीक है, जो कि आपका नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार रखा गया है। CA 2019 का प्रोविजन भी आपको पता है, तो इसलिए इसका आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं आपसे इसका आंसर पूछ रहा हूँ। इजी सा था, कोई ऐसा नहीं था। आइए 69 क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि 69 नंबर। ये कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, ठीक है, को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 जनवरी 1950। जनगण मनगण की बात की गई है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए 22 जुलाई 1947 को नहीं था महोदय। अगर आप देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 को भारत में जनगण मनगण को क्या रखा गया, आप देखोगे स्वीकृति मिल गई, ठीक है, जिसको 52 सेकंड में गाया जाता है। ये राष्ट्रीय गान है सर भारत का, ठीक है, क्योंकि संविधान की सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, ठीक है, राष्ट्रीय गान को स्वीकृति मिली थी। और पहली बार आप देखोगे, सबसे पहले अगर पहली बार आपसे पूछे कब जनगण मनगण गाया गया था, क्योंकि एक कांग्रेस का अधिवेशन था 27 दिसंबर, कब था सर, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का एक अधिवेशन था कोलकाता में। कहाँ पर था, कलकत्ता में। आप देखोगे कोलकाता में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, और उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने गाया था ये ध्यान रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आप देखोगे बंगला में इसको लिखा गया। और इस पूरे गान में 5 पद को रखा गया है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ये जो लाइन है ये इसको 5 शब्दों में रेखांकित करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी ये सब पता है, 26 नवंबर भी आपको पता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा है। अब क्यों है संसद से ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, बी संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, सी संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, और डी संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं। ये पूछा गया था कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा क्यों है। ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ पर संविधान ज़्यादा बड़ा है किससे, संसद से। ऑप्शन ए कहता था कि संसद के अस्तित्व आने से पहले ही संविधान आ गया था। ऐसा नहीं है, पहले संविधान नहीं आया था, ये तो है गलत। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता, ये भी नहीं है कि संविधान के निर्माता सदन के सदस्यों से बड़े नेता नहीं, उसके मेंबर थे वो। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर के स्ट्रक्चर, मतलब पार्लियामेंट नहीं थी परंतु स्ट्रक्चर तो था लुटियन वाला, जो पहली हमारी पार्लियामेंट है, जिसके वो तो बन गई थी, उसके दोनों सदन बन गए थे, परंतु काम तो नहीं कर रही थी। जब संविधान लिखा गया फिर उसके बाद में संविधान में उसको रेखांकित कुछ शक्तियाँ और कुछ वर्णित किया गया, फिर उसमें वो आई। तो आज उसको विशेष शक्तियाँ दी गई हैं संसद को, क्या क्या कर सकती है क्या क्या नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे संविधान का आर्टिकल आप देखोगे 79 है, आर्टिकल 80 है, 81 है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा की बात करता है,
तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। अरे भाई 368 आर्टिकल याद कीजिएगा, 368 ये संसद को शक्ति देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। अब इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला विधि का शासन, दूसरा विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा संसदीय व्यवस्था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की क्लासेस के क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हम अगले टॉपिक पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे वो आपका भाग नंबर पहला या प्रेम्बल पर हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।